Hello everyone, I am going to discuss with you the topic of non-convexity. This topic is related to incomplete markets of environmental economics. The objective of this presentation is to discuss the meaning of non-convexity and market failure in case of non-convexity. We have discussed in previous video lectures the meaning of market, the meaning of complete market, and the meaning of incomplete market. Incomplete market means market failure. Market system is not successful. In case of environmental goods are of public nature. जो environmental goods होती हैं वो पब्लिक नेचर की होती हैं। पब्लिक नेचर का मतलब है उनमें दो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। वन इज़ नॉन एक्सक्लूजन एंड सेकंड इज़ नॉन राइवलरी। पब्लिक गुड्स होती हैं वो उनके यूज़ से किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, वो नॉन राइवल गुड्स होती हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल गुड्स के केस में प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड नहीं होते, जनरली वेल डिफाइंड नहीं हैं। जब वेल डिफाइंड नहीं होंगे, वेल डिफाइंड ना होने का मतलब है कि उसका यूज़ ओपन एक्सेस है, कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसा कि हमने नॉन एक्सक्लूजन में पढ़ा था कि वी कांट एक्सक्लूड द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, वी कांट एक्सक्लूड अदर पीपल फ्रॉम द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स। जब एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ओपन एक्सेस होता है, ओपन एक्सेस होता है तो फ्री राइटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो इन्वायरमेंटल गुड्स हैं उनमें ईज़िली मार्केट फेल हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं इनकम्प्लीट मार्केट के, मार्केट फेलियर के, जैसा कि एक्सटर्नैलिटीज़ हमने पढ़ा, और जैसा कि नॉन एक्सक्लूजन पढ़ा, नॉन एक्सक्लूजन है, नॉन राइवलरी है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, और एक है नॉन कन्वेक्सिटी। तो इन केसेस में मार्केट इजीली फेल होती है और मार्केट सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होता। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे नॉन कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी क्या है और नॉन कन्वेक्सिटी क्या है, और नॉन कन्वेक्सिटी के केस में मार्केट सिस्टम फेल कैसे होता है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसकी, ये सारा डिटेल में हम यहाँ स्टडी करेंगे। दूसरी टॉपिक को स्टडी करने के लिए आप दूसरे लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर हमने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके लिए। तो मीनिंग है नॉन कन्वेक्सिटी है क्या। वी हैव स्टडीड कॉस्ट थ्योरम इन वेरी डिटेल। वहाँ हमने पढ़ा था कि जो एमबी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एमसी कर्व है वो इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, हमने एग्जांपल स्टडी किया था कि दो पीपल हैं, राइले एंड ओले। आप कोई भी नेम लिख सकते हैं उनके, ए बी एक्स वाई, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। तो एक जो है वो पोल्यूशन प्रोडक्शन कर रहा है, पेपर तैयार करता है, और पेपर से जो है पोल्यूशन होता है पल्प से, उस पोल्यूशन से वो पोल्यूशन है वो रिवर के अंदर एमिट करता है। रिवर में जैसे एमिट करेगा तो रिवर पर भी जो है रिवर वाटर का जो यूज़ किया जाता है ओले के द्वारा, अपने बिजनेस जो है उसका राफ्टिंग का बिजनेस है, वो उस बिजनेस रिवर पर बेस्ड है उसका बिजनेस। तो ओले राइले के पोल्यूशन से उसका जो बिजनेस है वो अफेक्ट होता है नेगेटिवली। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जैसे ही एमबी कर्व इंक्रीज़ करता है, जैसे ही पोल्यूशन इंक्रीज़ करता है तो एमबी क्या है, बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्शन जो होगा वो लगातार डिक्रीज़ करता जाएगा। और एमसी इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है ओले के लिए, जो कॉस्ट पोल्यूशन की बढ़ती जा रही है और तो बेनिफिट उसका डिक्रीज़ होता है। ये मार्जिनल बेनिफिट्स हैं, मार्जिनल कॉस्ट है। और आपको पता होना चाहिए टीआर इंक्रीज़ करता है तो एमबी डिक्रीज़ करता है। तो टीआर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रोडक्शन से टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एडिशनल जो बेनिफिट है उसका डिक्रीज़ करता जाएगा। और हम पढ़ के आए इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ पर उसके एमबी और एमसी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर एमबी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसा कि थ्योरी बता रही है, एमसी कर्व इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसा कि हम मार्केट में पढ़ के आए हैं
जनरली मैं डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ आपको। और जैसे हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं, ये मार्केट में डिमांड कर्व हमें पता है कि ऐसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये प्राइस और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर डिसइक्विलिब्रियम आता भी है कहीं तो वो अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है डिसइक्विलिब्रियम से। ऐसे मूवमेंट चलती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। इसको कहते हैं यूनिक पॉइंट। एक ही पॉइंट आता है, बहुत सारे, ये नहीं कि यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम आ रहा है। इसको कहते हैं वेल बिहेव्ड कर्व। इनका जो बिहेव है ऐसा है, जैसा बिहेव होना चाहिए अगर वैसा है उसको कहते हैं वेल बिहेव्ड। अगर बिहेव ऐसा नहीं हम कहते हैं मिसबिहेव है। जैसे हम जनरली कहते हैं इसका बिहेव ठीक नहीं है, इसने मिसबिहेव किया है। मिसबिहेव का यहाँ मतलब है कि वेल बिहेव्ड नहीं है। अगर ये इस डिमांड कर्व की जगह सप्लाई कर्व ऐसा आ जाए, डिमांड कर्व ऐसा आ जाए, तो ये स्टेबल नहीं आएगा। ये यहाँ से मूव इस साइड करेगा, यहाँ से मूव इस साइड करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर नॉट वेल बिहेव्ड। ऐसा ही और डायग्राम बनाएं तो जैसे आपने टोटल रेवेन्यू पढ़ा है और टोटल कॉस्ट कर्व पढ़े हुए हैं। टोटल रेवेन्यू कर्व जो होता है टी आर इज़ लाइक दिस, इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट, एंड टी सी होता है इंक्रीज। और यहाँ पे गैप मैक्सिमम है तो मैक्सिमम गैप, ये शेप है इसकी। अगर शेप चेंज हो जाए, अगर शेप ये वाली है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आएगा, दिस इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दिस इज़ मैक्सिमम गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी। टी आर इज़ ग्रेटर दैन टी सी, तो गैप मैक्सिमम जहाँ पर होगा हम कहेंगे वहाँ प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट कर्व आ गया। सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, दिस इज़ प्रॉफिट कर्व। ये प्रॉफिट कर्व है हमारा, और ये प्रॉफिट कर्व ऐसे यहाँ से यहाँ तक। अब अगर टी आर ऐसा है, टी आर है, इसको कहेंगे दीज आर वेल बिहेव्ड। ये वेल बिहेव्ड है तो हमारा नेट बेनिफिट कर्व भी वेल बिहेव्ड, एक सिंगल पीक पॉइंट आएगा। अगर इसकी शेप, और ये क्या है स्टेबल, और ये सजेस्ट करता है फर्म को कि आपको यहाँ तक प्रोडक्शन करना है, इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे नहीं रहना। दिस इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। आगे जाएंगे तो प्रॉफिट कम, बेशक रेवेन्यू बढ़ जाए लेकिन आपका प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये स्टेबिलिटी है, ये कंडीशन है। एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर। अगर इसका एम सी एम आर बनाएँ, इसकी शेप एम आर की स्लोप जो होती है टी आर की एम आर, और जो टी सी की है वो एम सी ऐसी आएगी। जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं हम कहेंगे वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। ये अगर एम आर एम सी ऐसे हैं तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। और ये कंडीशन है एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अगर ऐसे हैं तो हमको कहते हैं दीज कर्व्स आर वेल बिहेव्ड कर्व। वेल बिहेव्ड होंगे तो नेट बेनिफिट कर्व का सिंगल पॉइंट आएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। दिस पॉइंट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, सिंगल पॉइंट आ गया। यहाँ पर भी ऐसा, अगर ऐसे एम सी एम बी कर्व हैं तो हम कहेंगे जो नेट बेनिफिट कर्व है वो एक सिंगल पॉइंट, ऐसे नेट बेनिफिट कर्व सिंगल पॉइंट आएगा, एक पॉइंट। और ये हम अगर पोल्यूशन वाली बात करें, जो एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं रायले ओले का, उसमें ये वाला पॉइंट बताएगा यहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा या क्लीन वाटर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया नेट बेनिफिट कर्व का। दोनों लोग यहाँ पर प्राइवेट और सोशल ऑप्टिमम यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा नेट बेनिफिट कर्व सिंगल पीक्ड नेट बेनिफिट कर्व होगा। अगर ये ऐसा है तो वेल बिहेव्ड कर्व हमें गारंटी देते हैं कि अगर आप के कर्व वेल बिहेव्ड हैं तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा यूनिक होगा, स्टेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, इसको कहते हैं कन्वेक्सिटी। दीज आर कन्वेक्स टू आउटसाइड। ये कन्वेक्स है, ये कब है, जब ये वेल बिहेव्ड है। अगर ये वेल बिहेव्ड ना होते, इसको हम एम बी कहते, इसको एम सी कह देते, इसकी शेप ऐसा ना आती, इसकी शेप रिवर्स हो जाती। फिर तो इसकी शेप अगर रिवर्स होगी तो ये कन्वेक्सिटी की जो अजम्पशन है, कन्वेक्सिटी जो होनी चाहिए वो अजम्पशन वायलेट हो जाएगी। तो हम कहेंगे मार्केट सिस्टम फेल हो सकता है। तो यहाँ पर कहें कि ये कन्वेक्सिटी है, नॉन कन्वेक्सिटी क्या होगी। लेकिन जब हम बात करें पोल्यूशन की, बात करें इन्वायरमेंटल गुड्स के केस में,
तो बहुत सारा सिस्टम ऐसा होता है, बहुत सारे फिजिकल सिस्टम ऐसे हैं जिसके अंदर इतना वो बैडली डैमेज्ड हो जाते हैं कि एडिशनल जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, वो जीरो हो जाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है, 20 स्टूडेंट वो हैं, शोर कर रहे हैं, 25 हैं, 30 हैं, वो शोर कर रहे हैं, और इतना शोर है कि और एक स्टूडेंट आके और ज़्यादा शोर करेगा, नॉइस पोल्यूशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जितना हो रहा है, मैक्सिमम पीक पॉइंट पर है। तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो जीरो होगी। जब जीरो कॉस्ट हो जाती है, हम यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए कि जो एडिशनल कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ने की बजाय ऐसे धीरे धीरे मैक्सिमम होने के बाद ऐसे डिक्लाइन करने शुरू कर दे, तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम डैमेज हो गया और एक पॉइंट पर आके आपकी MC जीरो हो जाएगी। अगर MC जीरो हो रही है, यहाँ MC पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, तो फिर दुविधा आ जाएगी कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर स्टेबिलिटी आए। तो इसकी शेप बदल गई। कॉस्ट कभी भी डिक्लाइन नहीं करती, जीरो नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को, पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, बैडली डैमेज्ड होने की वजह से पोल्यूशन डाउन आ जाएगा और कॉस्ट डाउन आ जाएगी। इस कर्व की शेप बदल गई। इस कर्व को कहेंगे, इसका बिहेव वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं रहा तो क्या होगा, कॉस्ट जीरो होगी। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉन कन्वेक्सिटी प्रॉब्लम। कन्वेक्स का मतलब जैसे कर्व होते हैं वैसे होने चाहिए। अगर वैसे नहीं है, जैसा किसी का बिहेव है वैसा है, तो हम कहेंगे इसका बिहेव ठीक है। लेकिन अगर बिहेव चेंज हो गया तो हम कहेंगे बिहेव ठीक नहीं है। तो बिहेव ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिस्टम क्या होगा, जो मार्केट सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर वेल बिहेव नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्जिनल कॉस्ट में एट फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज पोल्यूशन बट देन मे एक्चुअली बी डिक्रीज टू जीरो एज द फिजिकल सिस्टम इज सो बैडली डैमेज्ड। इतना ज़्यादा डैमेज्ड हो जाए कि आपका जो कॉस्ट है वो जीरो होगी। जब कॉस्ट जीरो हो जाएगी तो कॉस्ट आपकी मार्जिनल कॉस्ट जीरो होगी। देर आर simply no more cost as pollution increases. This is a non convexity. ये प्रॉब्लम क्या आएगी, नॉन कन्वेक्सिटी की आ जाएगी। एंड इट इम्प्लाइज देयर मे बी मोर देन वन लोकली ऑप्टिमम लेवल। एक पॉइंट फिर यूनिक नहीं रहेगा, सिंगल पॉइंट नहीं आएगा। प्रॉब्लम आ जाएगी कि किसको चूज़ करें, पॉइंट ज़्यादा होंगे, मोर देन वन पॉइंट आ जाएगी। टेक्निकली हम कह सकते हैं नॉन कन्वेक्सिटी मीन्स इफ़ वी कंसीडर टू डिफरेंट लेवल ऑफ अ गुड और बैड, दो लेवल आ जाएं, उसका जो एवरेज है वो तीसरा आएगा, वो इन्फीरियर माना जाएगा, तो इसको कहते हैं नॉन कन्वेक्सिटी। तो नेट बेनिफिट कर्व कन्वेक्सिटी में ये होता है, ये बताया गया इस कर्व के अंदर कि नॉन कन्वेक्सिटी के केस में MC कर्व कैसा होगा। देखो MC बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक हमने भी जो पीछे टॉपिक जितने भी किए हैं उसके अंदर जो कॉस्ट थ्योरम है उसके अंदर हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, वेयर दिस इज़ MC कर एंड दिस इज़ MP कर। इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो पिक्चर जस्ट इतनी दिखाई गई है, लेकिन सिस्टम बैडली डैमेज्ड होने की वजह से क्या होता है कि कॉस्ट पहले बढ़ती है, बढ़ने के बाद मैक्सिमम होने के बाद डिक्लाइन करती है और जीरो पे चली जाती है। यहाँ पर ये कॉस्ट जीरो आ गई। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बेनिफिट कर्व यहाँ माना जाए कि यहाँ माना जाए। तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम कहाँ होगी, स्टेबल ये होगा, ये होगा। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा रायले होले का, कि दोनों लोग हैं। अब रायले जो है वो पोल्यूशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो पोल्यूशन होगा, रिवर के अंदर एमिट कर रहा है। ये मार्जिनल कॉस्ट किसका है, ओले का। ओले जो है वो बिजनेस करता है राफ्टिंग का, उसका रिवर पर बेस्ड है। जैसे ही रिवर में पोल्यूशन होगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। रिवर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए कि कॉस्ट धीरे धीरे, ये कॉस्ट कौन सी है, मार्जिनल, नॉट टोटल। टोटल तो बढ़ेगी, मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट, रायले के द्वारा एडिशनल पोल्यूशन एमिट करने से मार्जिनल कॉस्ट उसकी जीरो हो जाएगी। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया और साथ में हमने रायले का MB कर्व लिया। मैं पहले इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ड्रॉ करने का पता भी होना चाहिए कैसे ड्रॉ होता है। हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको कि आपका
ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया। ऐसे करके बनाना है इसको, डिक्रीजिंग। थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ इसको, ये ऐसे, और यहाँ से कॉस्ट कर्व ऐसे आके थोड़ा सा डिक्रीज़ होके ऐसे जाएगा। ये आपका कॉस्ट कर्व आ गया, यहाँ पर ये टच कर गया। अब ये कॉस्ट कर्व किसका है? रायले का, सॉरी ओले का। और रायले का एमपी कर्व क्या होगा? ऐसे ही आ जाएगा। ये रायले का एमपी कर्व है, और ये दोनों यहाँ पर टच करके जीरो पे आ गए। यहाँ पर एमपी एमसी टच कर गए। ये पॉइंट ए आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट बी आ गया, और ये पॉइंट सी आ गया। अब ये कॉस्ट है, और कॉस्ट थ्योरम पढ़ते हैं तो यहाँ तक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, इतनी पिक्चर दिखाई गई है। ओनली वी हैव सीन दिस पार्ट ऑफ द पिक्चर इन कॉस्ट थ्योरम, ओनली दिस पिक्चर, और दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैडली डैमेज्ड होने की वजह से कॉस्ट बढ़ गई है, बढ़ने के बाद डिक्लाइन कर गई है, अल्टीमेटली ये आ गई। अब डायग्राम में आप देखेंगे ये पोर्शन है, इसको डी कहा गया है, इस पोर्शन को ई कहा गया है। अभी बताता हूँ मैं क्या है, लेकिन बनाना ऐसे है। ये आपका कॉस्ट बेनिफिट इस साइड है, और यहाँ पर आपका क्या है, पोल्यूशन है। कितना आप पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको हम ओरिजिनल डायग्राम में देखते हैं। बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ किया हुआ है। ये जानबूझकर इसको हाईलाइट किया है। ये आप इधर भी कर सकते हैं, ग्रेटर एरिया इधर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखिए ओरिजिनल पे, अब ये है एमपीएमसी कर्व। इस साइड आप एमपीसी लिख सकते हैं, डॉलर में भी लिख सकते हैं, रुपीज़ में भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पोल्यूशन है, नॉन कन्वेक्सी एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन। अब ये कर्व ऐसे एमसी ऐसे हमने ड्रॉ किया, डिक्रीज़ किया, जीरो पे आ गया। एमपी कर्व ऐसे डिक्रीज़ किया, डिक्रीजिंग रेट से है। रायले का, ओले का एमसी है, और रायले का एमपी कर्व। यहाँ पर इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, वेयर एमपी इज इक्वल टू एमसी। ये दोनों स्टेबल आ गए। स्टेबल क्यों आए हैं? एमसी इंक्रीज़ होना चाहिए, एमबी डिक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ भी एमबी डिक्रीज़ हो रहा है, एमसी यहाँ से आके धीरे धीरे ऐसा होगा। मतलब बता रहा हूँ, ऐसा कर्व की शेप होगा नहीं, लेकिन ऐसी ये इसको क्रॉस कर रहा है। मीन्स एमबी कर्व अगर कॉस्ट एमसी ऐसी आ रहे हैं तो एमबी इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये स्टेबल आ गया है। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के आगे जो है रेवेन्यू, दिस इज़ नेट, ये एरिया क्या है, नेट मार्जिनल रेवेन्यू। ये एरिया क्या है, नेट मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यू कम है, तो ये लॉस का एरिया है। ये रेवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ग्रेटर है, तो ये एरिया क्या है, बेनिफिट का। लेकिन ये एरिया कम है, ये एरिया ग्रेटर है। अब दोनों पॉइंट को हम कह सकते हैं लोकल ऑप्टिमम हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे दोनों पर जो हैं, दोनों पॉइंट्स पर स्टेबिलिटी है, और दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बी नहीं है, बी स्टेबल नहीं है। बी से आगे मूव करेगा, रेवेन्यू आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से मूव करना चाहिए। इधर कॉस्ट है, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर है। अब चॉइस करें कि ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि इसको हम ग्लोबल ऑप्टिमम कहें या इसको कहें लोकल ऑप्टिमम। तो दोनों हैं, दोनों के पर जो है इंडिविजुअली वो बेनिफिशियल हैं, लेकिन ग्लोबल ऑप्टिमम क्या होगा, वो डिपेंड करता है इस एरिया, हैश्ड एरिया। ये शेडेड एरिया जो है, अगर इसका अमाउंट, ये पूरे एरिया का अमाउंट जिसको हम बोल रहे हैं एरिया डी, अगर डी ग्रेटर है किससे, एरिया ई से ग्रेटर है, इट मीन्स ये जो बेनिफिट है 20 रुपये का हो रहा है, एज्यूम करो ये लॉस जो हो रहा है 50 का हो रहा है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो लॉस ग्रेटर है, यहाँ से बेनिफिट कम है, तो हमें यहीं स्टेबल रहना चाहिए। इतना ही पोल्यूशन करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम यहाँ तक पोल्यूशन करते हैं तो हमारा लॉस और बढ़ रहा है, ग्लोबली लॉस बढ़ रहा है। इट मीन्स लोकल ऑप्टिमम ये भी है, लोकल ऑप्टिमम ये है, ये ग्लोबल ऑप्टिमम आ गया आपका। ग्लोबल ऑप्टिमम का मतलब है यहाँ पर दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट आगे और नहीं बढ़ेगी। ये स्टेबल नहीं है, ये ग्लोबल ऑप्टिमम आ गया। ये अब प्रॉब्लम है कि 2 पॉइंट आगे
नॉन कन्वेक्सिटी होने की वजह से मल्टी पॉइंट आ जाते हैं, तो हमें फिर चॉइस करनी पड़ती है कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर नॉन कन्वेक्सिटी नहीं होती, कन्वेक्सिटी होती, वेल बिहेव्ड कर्व होते, एक ही पॉइंट आता, स्टेबल आता, हम पोल्यूशन इतना करते, इससे ज़्यादा नहीं। अब आगे प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा है मल्टी पॉइंट आते हैं तो नेट बेनिफिट कर्व भी जो हमारा ऐसा नहीं रहता। नेट बेनिफिट कर्व कैसा हो जाता है, अब ये देखो एरिया लिखा है कि एरिया डी ग्रेटर है देन पॉइंट ए इज़ ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल ऑप्टिमम है, ग्लोबल मैक्सिमम दर है, अदरवाइज सी इज़ ग्लोबल, अदरवाइज सी होता और ग्लोबल ऑप्टिमम यही होता है जहाँ पर आपका एम बी 0 के इक्वल आ गया है। तो हमें ये चॉइस करनी पड़ती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन कन्वेक्सिटी की वजह से मल्टी पॉइंट आते हैं तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। अगर सिंगल होता है, कन्वेक्सिटी होती तो एक पॉइंट आता, मार्केट सिस्टम फेल ना होता। यहाँ पर फेल हो रहा है, हमें चॉइस करनी पड़ रही है कि बेस्ट कौन सा है हमारे लिए, कौन सा नहीं है। अगर नॉन कन्वेक्सिटी है तो जो एमपी कर्व होता है उसका भी मल्टी पीक हो जाता है। अगर सिंगल पॉइंट आता ए तो एक ही मैक्सिमम पॉइंट आता, अदरवाइज पॉइंट यहाँ बी आ गया, यहाँ के पास सी आ गया। किस वजह से आ गया, इनके नॉन कन्वेक्सिटी होने की वजह से। अगर हमारा ऐसे कर्व रहते तो नेट बेनिफिट कर्व ये होता। अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व आगे 0 पर पहुंच जाएगा तो नेट बेनिफिट कर्व भी 3 पॉइंट मल्टी पॉइंट आएगा, मल्टी पीक पॉइंट होगा। तो ये थी प्रॉब्लम नॉन कन्वेक्सिटी की। मैं कंक्लूज़न में बता रहा हूँ, मार्केट सिस्टम कंप्लीट होता है जब कन्वेक्सिटी होती है, वेल बिहेव्ड कर्व होते हैं एमबी और एमसी should be well behaved for complete market system. If these curves are not well behaved, then market system may fail due to non-convexity problem of the curves. तो मल्टी पीक आएंगे तो हमें फिर चॉइस करनी पड़ती है। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन कन्वेक्सिटी। इसके रेफरेंसेस हैं, ये आपको रेफरेंस बुक आपको पहले भी बताएगी, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और मटेरियल देखना हो तो नेट पे अवेलेबल होगा, आप देखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट्स करके बताने हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आपने बताना है कैसी वीडियो लगी है। कोई और आपने कोई टॉपिक ना समझाया, इसमें कोई पॉइंट ना समझाया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। Have a nice day. Stay at home, stay safe. Bye bye. Thank you. आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।